हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। आज हम हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम पूरे न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक न्यू टॉपिक था जेपी नारायण का, उसको हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको हमने फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर दिया था, क्योंकि वो एक अपडेट आया है पुराने ही टॉपिक में, तो वो हो चुका है। बाकी अब सारे टॉपिक को कवर करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म। अगर राम मनोहर लोहिया जी की बात करें तो ये हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, साथ ही सोशलिस्ट के लीडर रहे हैं। अगर कभी भी इंडिया में हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इनका नाम आ ही जाता है। इनने बहुत ही अच्छा एक आइडिया दिया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, जहां पर इनने सोशलिज्म को डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएट किया था। इनका कहना था कि इन्हें क्या लिंक बिठाया था इन दोनों के बीच में। इनका कहना था कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही इक्वली इररिलेवेंट है इंडियन सोसाइटी के लिए, इसलिए इन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का प्रिंसिपल किया था और इसके इन्हें दो ऑब्जेक्टिव दिए थे। एक हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक हमारा था नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो ये फूड और हाउसिंग के फॉर्म में था, और अगर हम नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते तो ये डेमोक्रेसी और फ्रीडम के फॉर्म में था। इसकी इनने बात करी थी। साथ ही साथ इन्हें चौबुर्ज राजनीति के बारे में कहा था। मतलब इन्हें 4 पिलर्स के बारे में बताया था जो पॉलिटिक्स और सोशलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। वो था सेंटर, फिर था रीजन, फिर था डिस्ट्रिक्ट और फिर था विलेज। और इनमें था चारों जो पिलर हैं आपस में लिंक्ड होते हैं, ये इनने पूरी इसमें बात करी थी। साथ ही साथ इनने कहा था कि यार जो भी हम करते हैं, हमारी जो भी पॉलिसीज होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रोडन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ पिछड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ये विमेन के लिए भी होना चाहिए और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी की बात इसमें करते हैं। इसका इनका कहना है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और चौबुर्ज राजनीति है, इसकी बदौलत ये एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक अटेम्प्ट है जितनी भी पार्टीज हैं उनको मर्ज करने का। इनका कहना है एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म फॉर्म करना चाहिए, मतलब पूरी पार्टी को मर्ज करके एक काम करना चाहिए। और साथ ही साथ इनका कहना है कि जो पार्टी ऑफ सोशलिज्म रहेगी इसके 3 सिंबल रहेंगे। एक आता है स्पेड, जिसका मीनिंग होता है प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स। वो पार्टी मतलब जो एक एफर्ट्स करने के लिए पूरा तैयार है। साथ ही साथ दूसरा आता है वोट, जहाँ पर वोटिंग की पावर बताई गई है। और तीसरा आता है प्रेजेंट, जहाँ पर बताया गया है कि हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो ये इनके पूरे 3 एक आते हैं, पूरे जो इन्हें चीज़ें बताई हैं, सिंबल बताए हैं। तो इसी के साथ ये पहला टॉपिक खत्म होता है। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। आपका जो नया PDF आया तो उसमें ज़्यादा हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आएंगे तो बिल्कुल इसी में से आने वाले हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन इस बार आएंगे क्योंकि टॉपिक अभी अभी ऐड हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। मतलब इससे क्या कहना चाहते हैं हम पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो एक फिलोसोफर रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं और एक पॉलिटिशियन रहे हैं। इन्हीं ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की जो ये पूरी फिलोसफी है ये हमारे सामने प्रेजेंट करी थी। इन्हीं की फिलोसफी है। इसका मेनली कहना था कि यार हम एक इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल लेकर ही आए थे, जिससे कहना चाहते थे कि हम एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें ह्यूमन बींग सेंटर रहे, मतलब डेवलपमेंट भी होगा और ह्यूमन बींग उसके एकदम सेंटर में होंगे। ऐसी एक पूरा मॉडल ये लेकर आए थे। यहाँ पर इनने बोला था कि जो हमारा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म रहेगा, इसका मेन एम ये रहने वाला है कि कैसे हम लोगों को एक बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ दे सकते हैं, साथ ही साथ एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो नीड होते हैं और एक जो सोसाइटी के नीड होते हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के कैसे चल सकते हैं। ये मेन इनका एक एम रहेगा इनकी पूरी फिलॉसफी का। ये इन्हें बोला था। इसके बाद इन्हें ये भी बोला था कि भाई हमें थोड़ा सा सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को सपोर्ट करना है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का एक लिमिट में हमें यूज़ करना है ताकि वो अपने आप को वापस रिप्लेनिश कर सके। मतलब कुल मिला के अगर आप नेचर से कुछ लेते हो तो थोड़ा टाइम दो नेचर को कि नेचर उस वापस चीज़ को वापस गेन कर सके। ये इनका पूरा एक आया था, वापस सब चीज़ सही कर सके। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि भाई इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म है ये सिर्फ पॉलिटिकल उसको इन्हांस नहीं करता है, ये इकोनॉमिक हो गया, सोशल डेमोक्रेसी और फ्रीडम को भी इन्हांस करता है। मतलब हर एक स्पेयर में काम करता है और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। एक इंडिया जैसी कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम इस फिलॉसफी की बात करें तो मेनली 3 प्रिंसिपल इसके जो हमारे सामने आते हैं। पहला, प्राइमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, हमें सबको इंपॉर्टेंस देके चलना है, कोई एक पार्ट को इंपॉर्टेंस बस नहीं देना है। दूसरा इनका आता है सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, धर्म के साथ हमें चलना है, धर्म की सुप्रीमेसी के साथ चलना है। ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, सोसाइटी को अपने राइट्स खुद के होंगे अपना काम करने के, उसके ऊपर हमें किसी को नहीं रखना, स्वतंत्रता हमें प्रदान करनी है। उसके बाद इनका कहना था कि जो ये वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एक है और जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, इन दोनों आइडियोलॉजी को ये एकदम अपोज करते थे। इनका कहना था आइडियोलॉजी बिल्कुल सही नहीं है।
इनका कहना है जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज होती हैं ये मात्र ह्यूमन बॉडी और माइंड की बात करती है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक पर्पसेस के साथ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तो बात करी ही नहीं जाती है। इनने बोला जबकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी सारे डेवलपमेंट के साथ, इसलिए ये बिल्कुल अपोज करते हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को, क्योंकि इनका कहना है कि ये पूरे नीड्स हमारे फुलफिल कभी नहीं कर सकती। इनका कहना है कि भाई जो इनकी फिलॉसफी है ये इंटरनल कॉन्साइंस के बेस्ड पर है, और इनका कहना है कि अगर कोई एक ह्यूमन की प्योर सोल है तो उसे हमें चिति बुलाना चाहिए। इनने ये वर्ड दिया। इसके बाद इनका कहना है कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे जो क्लासलेस हो, कास्टलेस हो और कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, मतलब एक बहुत ही प्यारा सोशल सिस्टम इनने बनाने की बात करी है। तो ये आता है हमारे पहले टॉपिक में। अब हम बढ़ते हैं सीधे हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक पर। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है डेमोक्रेटिक अपसर्जिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि बोर्ड से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली 3 अपसर्जिस की यहाँ पर बात करी गई, तो बोर्ड में आपको, मुझे जैसा लग रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या तो सिंपल एक आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक अपसर्जिस, या आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट समझाओ अपसर्ज, दूसरा समझाओ या तीसरा समझाओ। या ये भी आ सकता है कि तीनों में से कोई एक भी समझा दो, या ये भी आ सकता है कि टोटल कितने अपसर्जिस हुए। पर बहुत चांसेस है कि यही आएगा कि यार फर्स्ट अपसर्ज समझा दो, सेकंड समझा दो, थर्ड समझा दो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मीनिंग क्या होता है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज का मीनिंग होता है जब हमारी पॉपुलेशन का एकदम से पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। जब भी हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उसको हम डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोलते हैं। तो अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनने बोला है कि अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं इंडिया में, तो 3 अपसर्जिस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अपसर्ज जो हमें देखने को मिलता है वो है 1950s से लेकर 1970s तक, जब हमारे इंडिया में एकदम से एडल्ट वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। मेनली जो वेस्टर्न मिथ है वो बहुत ही चलता है कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, मीडिया का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप एक सक्सेसफुल कभी इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन इंडिया ने जोर का तमाचा मारा था इस मिथ को, वेस्टर्न इस मिथ को, क्योंकि हमारे इंडिया में लोकसभा इलेक्शन भी हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरे स्टेटों में इलेक्शन हुए, उसके बाद बहुत सक्सेसफुल वे में ये हुए। तो इससे मालूम चलता है कि भाई इंडिया ने बता दिया कि मिथ है बिल्कुल, और आप एक अच्छा पूरा इलेक्शन करवा सकते हैं अगर आप सब सही के करना चाहते हैं और आपकी एकदम इच्छा सही है, और अगर आप एक यूनिटी के साथ काम करते हैं। तो पहला अवसर हमें ये देखने को मिला था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए हर चीज़ सही हो पाई। लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका दूसरे अवसर की बात कर लेते हैं। 1980s की अगर हम बात करते हैं तो लोअर क्लासेस का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा था, जैसे ST SC हो गए, OBC हो गए, इन लोग का एकदम से बढ़ रहा था। तो इसको योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, नाम याद रखिएगा। इनका कहना है सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज हमारे सामने आता है। इसके बाद क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिक्स जो था वो थोड़ा सा और बढ़ गया और लोगों की तरफ वो एक्सेसिबल हो गया। तो मतलब एक अलग ही उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गए थे, एक पॉजिटिव चेंजेस, ये इनका कहना है। फिर इनने बोला कि कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई लोगों की लाइफ में। मेनली अगर दलित्स की बात करें तो कोई उनकी जो सिचुएशन है वो एकदम से ठीक नहीं हो गई, लेकिन उसके बाद भी इनको एक प्लेटफॉर्म मिला, इनको ऑर्गेनाइजेशन मिले, जिसके बाद इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जिस अपॉर्चुनिटीज़ की मदद से इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है, साथ ही साथ एम्पावरमेंट भी इनकी आई है। कुल मिलाकर इनको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का मौका मिला है, और ये इनका एक वेलफेयर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में तो हुआ है। जब आपको मौके मिलते हैं तो अपने आप में एक वेलफेयर का पार्ट हो जाता है। इसके बाद अब थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात कर लेते हैं। 1990s के एरा में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG हुआ। इसने नए रास्ते एकदम खोल दिए डेवलपमेंट के। अब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी हमारी फॉर्म हो गई थी। अपने हमें इकोनॉमिक साइड हो, सोसाइटी वाला साइड हो, पॉलिटिक्स वाला साइड हो, हर जगह नए रास्ते आ गए थे, डेवलपमेंट बढ़ने लगा था। तो अपने आप में एक बहुत सही चीज़ हुई थी। तो इसको बोला गया है हमारा थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। मेनली अगर यहाँ पर अब हम बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स चेंज हो गए थे। अब ये प्रिंसिपल नहीं बचा है, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रल मार्केट है अब ये आ गया था। तो अब मेनली यहाँ पर बात करें मतलब इससे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। तो अब ये नहीं रहा कि अब सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट नहीं बचा है, अब सर्वाइवल ऑफ द एबलिस्ट हो गया है। मतलब जो बेस्ट है वो नहीं बचेगा, अब जो एबल इंसान है वो सर्वाइव कर पाएगा, जो जिसमें क्षमता है, जो इंटेलिजेंट है, जो कुछ करने की दम रखता है, अब वो सर्वाइव कर पाएगा। ये लाइन याद रखिएगा, कुछ NCERT की लाइन आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी लाइन हमारे सामने आती है। इसके बाद मेनली ये है, वही मैंने बताया आपको, इंडियाज़ का इलेक्ट्रल मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे थे। पहले स्टेट में पावर होती थी, अब स्टेट से मार्केट में पावर शिफ्ट हो रही थी। अब गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे थे। पहले स्टेट हमारा कंट्रोलर होता था, अब स्टेट हमारा फैसिलिटेटर हो गया है।
इकोनॉमिक्स वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस लाइन को। ये चेंजेस हमारे में आए तो ये कुछ मतलब कुल मिलाकर पूरे एक मार्केट फोर्स की पावर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद एकदम से हमें देखने को मिलता है कि थर्ड डेमोक्रेटिक अफसर्स के बाद एकदम से यूथ का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे गेम चेंजर्स हमारे सामने आ गए जो पूरी चीज़ बदल सकते हैं इंडिया की। कुल मिला के हमें देखने को मिलता है कि अब इंडिया में डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, लोग पॉलिटिकल वे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो कुल मिला के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे सामने पूरी तरीके से अब चेंज होने वाला है। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैप्टर बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। तो मैं तो मिलता रहूँगा वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।